ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की। 14 से 15 अप्रैल की रात चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच रात के लगभग 2 बजे कुछ लोगों को एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर लोगों ने समझा शायद ये उनका वहम होगा, मगर जब लोगों ने आवाज की तरफ गौर किया तो पता चला ये आवाज इसी गांव के सबसे रईस शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली पेशे से कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में उनकी काफी इज्जत थी। इनका घर ही गांव का सबसे आलीशान घर था, जो कि पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आती आवाज को सुना तो लोग उठकर उस घर की तरफ भागने लगे, और जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि शौकत अली की लड़की शबनम बेतहाशा चिल्ला रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। इसीलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग घर के अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शबनम ने अपने घर के अंदर आए लोगों को अपने पिता के कमरे की तरफ जाने का इशारा किया, और जब लोग कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्सों में भी गए और वहां भी यही नजारा था। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने स्थान पर मरा हुआ पड़ा था। उस रात उस घर में 8 लोग थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों में 55 साल के शौकत अली, 50 साल की शबनम की मां हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई रईस, शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की मुसेरी बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल था। नजारा देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि ये किसने किया। इस सवाल का अगर कोई जवाब दे सकता था, वो थी इकलौती जिंदा बची शबनम। और शबनम की हालात इतनी ज्यादा बुरी थी कि वो कुछ भी बोलने के हालात में नहीं थी। शबनम का ये दुख लोगों को जब समझ भी आ रहा था, क्योंकि उसने एक पल में अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया था। हर कोई शबनम को दिलासा देने में लगा हुआ था, और लोगों ने जब ये देखा कि 7 लोग दम तोड़ चुके हैं तो आनंद फानंद में रात के अंधेरे में ही स्थानीय पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर सुनकर पूरे पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है। ये खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात इस घटना के बारे में तत्कालीन राज्य और केंद्रीय सरकार को भी जानकारी दी जाती है। खबर मिलते ही सबसे पहले घटना स्थल की पुलिस स्टेशन की टीम आती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत और पुलिस फोर्स की मांग की जाती है। अब हालात ये हो जाते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले बावनखेड़ी गांव में आसपास के 10 थानों की पुलिस फोर्स भर दी जाती है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में जब शबनम से लोगों ने पूरे मामले को समझना चाहा तो शबनम बताती है कि वो छत पर सो रही थी। तभी उसे खटपट की कुछ आवाज सुनाई दी थी। आवाज सुनकर वो नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक शायद वो लोग लुटेरे थे, जो घर को लूटने की नियत से घर में घुसे थे। इस बयान के बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि डकैतों ने शौकत अली के घर में डाका डालने के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी है। इस घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थीं। घटना की जानकारी होते ही तुरंत मायावती परिवार में एक लौती बची शबनम को 5,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान करती हैं। साथ ही ये भी ऐलान किया जाता है कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद हंगामा शांत नहीं होता है, बल्कि विपक्ष पार्टियां मायावती को घेरना शुरू कर देती हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए मायावती खुद अमरोहा पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती हैं कि आरोपियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसा कि पहले ही मायावती ने शबनम के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था, इसीलिए वो मुआवजा यहीं पर देना चाहती थी। लेकिन इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी मायावती से गुजारिश करते हैं कि पहले मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दी जाए, उसके बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाए।
मायावती पुलिस वाले की ये गुजारिश मान लेती हैं। इसके बाद इस घटना की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना करते हैं। इसके बाद शबनम से इस घटना के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ ही देर पूछताछ के बाद आरपी गुप्ता सवाल उठाते हैं कि जब घर के सभी लोग मर गए तो शबनम अकेली कैसे बच गई। इसका जवाब शबनम ने ये दिया कि वो घर की छत पर सो रही थी, इसीलिए वो बच गई। मगर अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। बिस्तर पर किसी भी तरीके का सिलवट का न होना भी जांच अधिकारियों के मन में शबनम के खिलाफ शक बिठा रहा था। फिर भी मामला इतना सेंसिटिव था, उन्होंने शबनम के खिलाफ कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और अपनी जांच जारी रखी। सबसे पहले सभी डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम सभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरीके का संघर्ष नहीं किया था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि गर्दन पर हमला होने से पहले सभी लोग या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। कहीं इन्हें बेहोश तो नहीं किया गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे जांच के लिए सैंपल रिपोर्ट भेज दिए जाते हैं और बहुत जल्द भेजी हुई जांच की सैंपल रिपोर्ट भी आ जाती है। और ये रिपोर्ट काफी चौंका देने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों के शरीर में जहर के अवशेष पाए गए थे। मरने वालों के शरीर में जहर का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि इन सभी लोगों को मारने से पहले जहर दिया गया था और इसके बाद बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। मगर ऐसा किया किसने? और इस बात का सटीक जवाब अगर कोई दे सकता था, वो घर में जिंदा बची एकलौती शबनम थी। अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड में एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शबनम ने घटना वाली रात एक नंबर पर 52 बार कॉल की थी। पुलिस ने उस दूसरे नंबर की जांच शुरू की तो पता चला कि वो नंबर कोई सलीम नाम का व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। अब सलीम की तलाश शुरू हुई और इधर शबनम से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि कोई व्यक्ति छत के जरिए से घर में घुस आया था और उसी ने घर के सभी लोगों की हत्या कर दी। मगर शुरुआती जांच में शबनम की ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि जांच में सामने आया कि जो सीढ़ी छत तक जाती थी उसका दरवाजा अंदर से बंद था। ऊपर छत से जमीन की ऊंचाई 14 फीट थी और दीवार पर पूरी तरीके से प्लास्टर हुआ हुआ था। ऐसे में 14 फीट की दीवार को फांदकर छत तक जाना बिना सीढ़ी के किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। कुछ लोगों ने शक जताया कि बदमाशों ने बाहर से सीढ़ी लाकर अंदर आ गए होंगे, मगर कुछ देर की जांच के बाद इस दावे को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके से सीढ़ी के इस्तेमाल के निशान नहीं मिले थे। अब तक की पूछताछ में यही निकल कर आया कि शबनम का हर दावा झूठा साबित हो रहा था। पुलिस चाहती तो तुरंत शबनम के साथ सख्ती से पेश आ सकती थी, मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वाले कोई भी एक्शन लेने से पहले सबूत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी, तभी पुलिस का एक मुखबिर जानकारी देता है कि अगर आप इस मामले की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस मामले में पहले तो सलीम का नाम तब आया था जब पुलिस ने शबनम का कॉल डिटेल निकलवाया था। ये दूसरा मौका था जब किसी ने सलीम का नाम लिया था, इसलिए सलीम से भी पूछताछ शुरू होती है। वैसे सलीम से घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी, मगर कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। मगर जब एक मुखबिर ने और कॉल डिटेल ने कुछ संकेत दिए तो एक बार फिर से 17 अप्रैल को सलीम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इस बार भी सलीम इधर उधर की कहानी सुनाता रहता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती पर उतर आते हैं तो सलीम की हालत खराब होने लगती है। फिर वो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सलीम बताता है कि वो सभी हत्याएं हमने की हैं। सबूत के तौर पर सलीम पुलिस वालों को वो कुल्हाड़ी भी देता है जिसका इस्तेमाल सलीम ने इन लोगों की हत्या करने में किया था। मगर सलीम ने ऐसा क्यों किया था? जवाब में वो बताता है कि उसने ये सब कुछ शबनम के कहने पर किया था। शबनम का नाम आते ही
एक बार फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ने जब शबनम को सलीम के दावों के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि वो सलीम को नहीं जानती और उसने सलीम को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। इस पर पुलिस वालों ने कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शबनम से सवाल किया कि जब तुम सलीम को नहीं जानती तो फिर घटना वाली रात को तुमने सलीम के नंबर पर इतनी बार कॉल क्यों की थी। इस बात का कोई भी सटीक जवाब शबनम के पास नहीं था। शबनम अब भी कुछ सच कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस वालों ने सलीम और शबनम का आमना सामना कराने का फैसला किया और अब भी शबनम अगली कहानी सुनाती रहती है। इस पर सलीम शबनम से कहता है कि मैंने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया है, बेहतर है कि तुम भी सब सच कबूल कर लो। सलीम की ये बात सुनकर शबनम अचानक से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है और आखिरकार एक रूह कपा देने वाली सच्चाई को कबूल करती है। कई घंटों तक शबनम से पूछताछ होती रहती है और फिर पुलिस की ओर से इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक ये सातों लोगों की हत्या सलीम और शबनम की प्रेम कहानी का नतीजा था। पूरी कहानी कुछ यूं थी कि शबनम गांव के सबसे अमीर घराने की बेटी थी। शबनम के पिता कॉलेज के लेक्चरर थे। शबनम का बड़ा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था और दूसरा छोटा भाई MBA करके नौकरी में लगा हुआ था। शबनम खुद ही इंग्लिश और भूगोल में डबल MA कर चुकी थी और शबनम एक स्कूल में जॉब किया करती थी। शबनम के घर के ठीक सामने एक लकड़ी कटाई का मिल था। सलीम इस मिल में काम किया करता था। शबनम जब भी बाहर जाती थी तो उसकी नजर अक्सर सलीम पर पड़ा करती थी। रोज आते जाते शबनम को सलीम अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे वो सलीम से प्यार करने लगती है। मौका मिलते ही एक दिन वो सलीम से अपने प्यार का इजहार करती है। सलीम भी बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है। अब कुछ समय बाद सलीम और शबनम एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं, मगर उनकी शादी को लेकर कई सारी रुकावटें आ जाती हैं। एक तरफ शबनम का परिवार गांव का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा परिवार था। शबनम खुद ही डबल MA कर चुकी थी, जबकि सलीम 5वीं फेल लकड़ी कटाई में काम किया करता था। इसके बावजूद शबनम ने घर में बात करने का फैसला किया। वो अपने पिता से कहती है कि वो सलीम से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। शबनम की बात सुनकर उसके घर वाले उसकी बात से शॉक्ड रह जाते हैं और वो शबनम को समझाने लगते हैं, मगर शबनम किसी की भी बात नहीं मानती है और वो सलीम से शादी करने की जिद ठान लेती है। कई दिनों तक जिद का ये खेल चलता रहता है और अंत में जब शबनम को ये लगने लगता है कि परिवार वाले सलीम से उसकी शादी नहीं करवाएंगे, तो वो सलीम से मिलती है और प्लान करती है, अगर हम घर के सभी लोगों की हत्या कर दे तो फिर हम लोग शादी भी कर सकते हैं और पिता की पूरी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। इसी के बाद शबनम और सलीम मिलकर ये तय करते हैं कि वो जहर देकर सभी की हत्या कर देंगे। प्लान फाइनल होने के बाद सलीम बाजार से जहर खरीदकर शबनम को दे देता है। इसके बाद शबनम मौके की तलाश में लग जाती है। 14 अप्रैल 2008 का दिन वो इस घटना को अंजाम देने के लिए चुनती है। इस दिन शबनम के 2 भाई घर से कहीं बाहर गए हुए थे। बड़े प्यार से शबनम अपने दोनों भाइयों को फोन करके कहती है कि आज आप कहीं बाहर मत जाओ, बल्कि रात में हमारे साथ ही खाना खाओ। बहन ने बड़े प्यार से भाइयों को बुलाया था, इसलिए दोनों भाई इनकार नहीं करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। रात में शबनम अपनी मौसेरी बहन के साथ मिलकर खाना बनाती है और बड़े प्यार से सबको खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं और तभी शबनम पूछते हैं कि चाय कौन कौन पिएगा। चाय का नाम सुनते ही खुशी से कहते हैं कि हम सभी लोग चाय पिएंगे। इतना सुनने के बाद शबनम किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद चुपके से शबनम चाय में जहर मिला देती है और परिवार के सभी सदस्य को पिला देती है। चाय पीने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगती है और सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और जहर की असर की वजह से सभी लोग बिल्कुल खामोश पड़ जाते हैं। लगभग सभी लोग तभी मर चुके थे, मगर शबनम को तसल्ली नहीं होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड सलीम को बुलाती है और कहती है कि इन सभी को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर दो ताकि इसे लूटपाट का रंग दे दिया जाए। शबनम के कहने के बाद शबनम और सलीम मिलकर एक के बाद एक सभी लोगों के
गले पर कुल्हाड़ी से वार करके खत्म कर देते हैं। 6 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद सलीम चुपके से शबनम के घर से निकलकर चला जाता है। अभी सलीम को गए हुए कुछ ही देर हुई थी, फिर तभी शबनम सलीम को कॉल करती है और शबनम कहती है कि फिर से वापस आओ, क्योंकि अभी भतीजा अर्श जिंदा है, जिसकी उम्र सिर्फ 10 महीने की थी। इस पर सलीम कहता है कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा और उसको तुम ही मार दो। इसके बाद शबनम फ़ोन कट कर देती है और अपने हाथों से 10 महीने भतीजे का गला दबाए रखती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। शबनम के इस खुलासे के बाद कानूनी तौर पर शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों पर हत्या समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलता है। मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। ये लंबी सुनवाई होने के बाद शबनम और सलीम को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। इस सज़ा के खिलाफ दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। वहाँ से भी इन्हें फांसी की ही सज़ा मिलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, मगर कोर्ट भी निचली अदालतों के फैसलों को सही बताती है। जब अदालत से शबनम और सलीम को कोई राहत नहीं मिलती तो शबनम राष्ट्रपति से लेकर यूपी के गवर्नर तक मर्सी पिटीशन दायर करती है, मगर कहीं से भी शबनम को राहत नहीं मिलती। 2021 में सभी जगहों से मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि आज़ाद भारत के इतिहास में शबनम फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला बन जाएगी, क्योंकि जेल में फांसी देने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। मगर तभी शबनम ने एक बार फिर से रहम की भीख मांगते हुए उत्तर प्रदेश के गवर्नर के सामने मर्सी पिटीशन दायर कर दी, जिसे गवर्नर ने यूपी सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया। शबनम की पिटीशन पर अब तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। इस कारण आज भी शबनम फांसी की सज़ा के इंतज़ार में रामपुर की जेल में बंद है। वहीं शबनम का आशिक सलीम प्रयागराज के नैनी जेल में बंद अपनी सज़ा काट रहा है। और इस पूरे मामले में चौंका देने वाला खुलासा 2008 में तब हुआ जब शबनम को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल जांच में पता चला कि शबनम 2 महीने से प्रेग्नेंट है। दरअसल जब शबनम और सलीम का प्रेम 7वें आसमान पर था, तभी दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए थे और जेल में रहते हुए शबनम एक बेटे को जन्म देती है। 6 साल तक शबनम का वो बेटा जेल में ही रहता है। उसके बाद शबनम के कॉलेज का एक दोस्त सैफी वो शबनम के बेटे को गोद ले लेता है और आज तक शबनम के उस बेटे को वो ही पाल पोस कर बड़ा कर रहा है।